जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल अवस्थी आपका पुनः बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 29 अगस्त के करंट अफेयर। आज 29 अगस्त 2022 को क्या महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए थोड़ी सी एक लाइन में आपको शेयर करता हूं। किसी ने मुझसे पूछा असफलता क्या है, तो मेरे मुंह से सिर्फ एक लाइन निकली कि असफलता अनाथ है। असफलता अनाथ है, तो हमेशा याद रखेंगे असफलता अनाथ है। सफलता के 100 बाप होते हैं, लेकिन आप लोग मेहनत करते रहिए। बिकॉज द टाइम हैज द ग्रेट पावर टू चेंज अनवैल्यूएबल फॉर्म ऑफ कोल इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूएबल डायमंड। मतलब समय में इतनी ताकत होती है कि वो जो बेजान सा कोयला है ना, उसको भी हीरे में तब्दील कर देता है। इसलिए मेहनत करते रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे। चलिए हम दोबारा से बिना समय गंवाए आज बात करते हैं 29 अगस्त को क्या महत्वपूर्ण है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में जाना जाता है, जिससे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह कब से शुरुआत की गई इसकी, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये वो बहुत महान हस्ती है। इनका जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1915 के आसपास हुआ था। इन्होंने खेलना शुरू किया, सूबेदार की रैंक पर तैनात हुए। आर्मी का एक बंदा था। इस बंदे ने ना आगे जाके मेहनत की। हॉकी का इनकी कलाइयों से ना हॉकी घूमती थी। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा गोल किए, लगभग नियर अबाउट 570 के आसपास गोल किए इन्होंने। चलिए वन बाई वन हम इनके बारे में जानते हैं। एक बार ये कहा जाता है कि जो हिटलर थे ना, वो इनसे इतने प्रभावित हो गए थे। हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जिनका नाम सुना होगा, जर्मनी के तानाशाह, उन्होंने इनको कहा था कि आप हमारे यहाँ से खेलिए, हमारे देश से खेलिए, हम आपको क्या देंगे, बहुत बड़ा पद दे देंगे आर्मी का। लेकिन ये बंदा बहुत बड़ा देशभक्त था। इन्होंने ध्यानचंद जी ने ना उनका जो ऑफर था ना उसको ठुकरा दिया और आके भारत को सर्व किया। और लगातार बैक टू बैक 3 बार ओलंपिक में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया। भारतीय हॉकी टीम कभी इनके समय में ना हारी नहीं। चलिए ऐसे महान विभूति के बारे में हम बात करेंगे। आपने खेल रत्न अवार्ड का नाम सुना होगा, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते हैं। यह खेलों का सबसे बड़ा अवार्ड है जो दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या हुआ 2021 से मोदी जी ने इसका नाम क्या कर दिया, पॉलिटिक्स हो गई यहाँ पे, कि उन्होंने इनका नाम क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद युवा अवार्ड, या मतलब खेल अवार्ड का नाम कर दिया इनके नाम पर। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न युवा अवार्ड को हटाकर क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया उसका नाम। चलिए हम बात करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला जो न्यूज है वो कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जा रहा है? 29 अगस्त को। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और बना भी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, वनडे एग्जाम में। 29 अगस्त को पहला क्वेश्चन, ये कब से स्टार्ट हुआ? 2012 से स्टार्ट हुआ। कब से स्टार्ट हुआ? 2012 से। किन के जन्म दिवस पे? मेजर ध्यानचंद के। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के को क्या मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हॉकी के जादूगर। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, मेजर ध्यानचंद भी एक क्वेश्चन है, कब से स्टार्ट हुआ? 2012 से, ये भी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, इनका जो मतलब इन्होंने जो हॉकी जो खेला, तो इन्होंने 1928 के ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताया, 1932 के में जिताया, 1936 के में जिताया। सबसे ज़्यादा 570 गोल दागे, बहुत बड़ी बात है। एक हॉकी का खिलाड़ी 570 गोल दाग दे, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो याद रखेंगे 2021 में मोदी जी ने क्या किया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नाम देना शुरू कर दिया। जो पहले क्या नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। अभी तक आपने जाना कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 2012 से स्टार्ट हुआ मनाना। ये किन की याद में मनाया जा रहा है, किन के जन्म दिवस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? मेजर ध्यानचंद जी के। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म इलाहाबाद प्रयाग के आसपास हुआ था, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और एक खास बात, मेजर ध्यानचंद हैं, उनके नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम पुनः किस नाम पे रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम पर रख दिया। यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए आगे, इन्होंने ये आपको ओलंपिक याद रखेंगे, 28, 32 और 36, 4-4 साल में होता है। तो ये 4-4 साल में ओलंपिक हुए, इन्होंने जिताए। ठीक है, अगला है तटीय सुरक्षा अभियान। तटीय स्वच्छता अभियान। तटीय स्वच्छता अभियान, इसे बोलते हैं कोस्टल क्लीनलीनेस
कंपेन मतलब जो कोस्टल है ना, जो हमारे तट हैं, समुद्री तट, आपको पता होगा भारत की लगभग 6100 किलोमीटर की जो रेंज है ना, वो समुद्री सीमा को टच करती है। और अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को जोड़ दिया जाए तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है जो समुद्र से टच करती है? 7516.16 किलोमीटर। इतना एरिया है ना, इतना जो एरिया है ना भारत का, ये समुद्री, इतनी लंबाई कितनी, इतना जो 75-16 किलोमीटर लंबा जो तट है ना भारत का, वो समुद्र से टच करता है। लगभग भारत का जो दक्षिणी वाला एरिया है ना, पूरा दक्षिण वाला, वो पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। 3 ओर से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के पश्चिम साइड में आपका अरब सागर, इस तरफ आपका पूरब में, ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल, और साउथ में हिंद महासागर। याद रखेंगे, भारत एकमात्र ऐसा देश है दुनिया का, इंडिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, कि जिसके नाम पर किसी ओशियन का नाम रखा गया, हिंद महासागर। याद रखेंगे, इतना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के 9 राज्य ना समुद्र सीमा से टच करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात की है। तो हम एक बार देखेंगे, अगर हम भारत का मैप अगर देखें, डिजाइन करें, तो पहले गुजरात के नीचे महाराष्ट्र के नीचे गोवा, और गोवा को ऊपर से ढाके हुए कर्नाटका, तो कितने हो गए? 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, फिर तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। याद करेंगे एक बार फिर से, गुजरात, महाराष्ट्र के बाद फिर गोवा के नीचे मतलब ऊपर से कर्नाटक के बाद केरला के बाद यहाँ तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल। इतना याद रखेंगे। इन तटीय जो क्षेत्र है ना, ये जो 9 राज्यों के जो मतलब जो तट है ना, कोस्टल रीजन है ना, इसको स्वच्छ बनाने के लिए एक कैंपेन चलाया गया जिसका नाम है कोस्टल क्लीनलीनेस कैंपेन। ये इसके लिए ना एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम है स्वच्छ सागर। ये याद रखना है। क्वेश्चन क्या आएगा कि तटों की सुरक्षा मतलब स्वच्छता के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है, इसको किस वेबसाइट से लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम क्या है? स्वच्छ सागर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, आपने जाना, काफ़ी एडिशनल नॉलेज आपने जान ली। अगला है स्मृति वन स्मारक। स्मृति वन स्मारक किसको बोलते हैं? मेमोरियल, स्मृति वन मेमोरियल। इसका नाम क्या रखा गया? स्मृति वन मेमोरियल। ये जो मेमोरियल है ना, ये गुजरात में बनाया गया है। गुजरात में कहाँ पर? कच्छ जिला में। किसने इसका इनॉग्रेशन किया? मोदी जी ने। देखिए हुआ क्या था, भारत जब अपना 52वां स्वतंत्रता दिवस गणतंत्रता दिवस मना रहा था 26 जनवरी को, तब भारत में ना अचानक एक भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001। याद रखेंगे, डेट बहुत महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है। 26 जनवरी 2001 क्लास 9th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 26 जनवरी 2001 को भारत में 7.7 की तीव्रता से, 7.7 की तीव्रता, रिएक्टर स्केल पर कितना मैग्नीट्यूड था उसका? 7.7 की जो इंटेंसिटी थी, उससे एक भूकंप आया। उस भूकंप में लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इन जो लोग मारे गए ना, उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया जिसका नाम है स्मृति वन मेमोरियल। ये कहाँ पर बनाया गया है? याद रखेंगे, कच्छ में। और ये भूकंप कहाँ आया था? कच्छ में ही आया था। किसने इनॉग्रेट किया? मोदी जी ने। याद रखेंगे, इतना महत्वपूर्ण था ये। तो ये भारत का प्रथम भूकंप स्मारक बन गया है। प्रथम भूकंप स्मारक मतलब भूकंप में जो पीड़ित लोग हैं ना, उनकी मेमोरी में बनाया गया। ये कब बनाया गया है? 21 वजह से 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। कहाँ आया था? कच्छ जिले में। और ये 7.7 की इसका तीव्रता थी। अगला है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन याद रखेंगे कि जो क्या है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जिसको VWF कहा जाता है, ये चैंपियनशिप हुई 2022 में। कहाँ हुई? जापान के टोक्यो शहर में। कहाँ हुई? जापान के टोक्यो शहर में। हेल्ड इन जापान के टोक्यो शहर में हुई। याद रखेंगे, इसमें ना पुरुष जो है, इसमें 2 प्रकार के, एक महिलाओं ने भी जीता और पुरुष ने। तो पुरुष सिंगल्स का जो अवार्ड जीता वो महत्वपूर्ण है। उनका नाम है विक्टर एक्सेल्सन। अजीब सा नाम याद नहीं रहता है। विक्टर एक्सेल्सन। इन्होंने पुरुषों की जो प्रतिस्पर्धा है ना, उसमें जीता है। बैडमिंटन क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप में। ये कहाँ हुई? टोक्यो में। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये कहाँ हुई? रिसेंटली टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है? जापान का
कैपिटल है। चलिए आगे देखेंगे। तो विक्टर एक्सकेलेसन ने इसको जीता है पुरुष में। ये कहाँ के रहने वाले हैं? डेनमार्क के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? डेनमार्क के। अगला है महिलाओं का। महिलाओं का अवार्ड जीता है अकाने यामागुची। नाम से ही लग रहा है यामा जापान की कंपनी है। तो अकाने यामागुची ये कहाँ की महिला है? जापान की। इन्होंने चाइनीज महिला को हरा कर जीता। याद रखेंगे ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप कहाँ हुई है? जापान में। पुरुषों में विक्टर ने जीती, महिलाओं में अकाने यामागुची ने। आजकल पीसीएस में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जा रहे हैं यूपी पीसीएस में कि विक्टर एक्सेल्सन कहाँ के थे? तो कहाँ के थे? डेनमार्क के। चलिए आगे अगला न्यूज है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है लेकिन ऐतिहासिक है। ठीक है, पांचवी न्यूज क्या कह रही है कि साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। हम लोग जो सूर्य नमस्कार करते हैं ना ऐसे, तो सूर्य नमस्कार के पीछे क्या विज्ञान है? क्या वाकई साइंस है कोई कि हम क्यों करते हैं? इससे क्या फ़ायदा? बैकबोन को फ़ायदा मिलेगा, सूर्य की किरणें मतलब मिलेंगी तो हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या इसका इस योग का कोई फ़ायदा है? तो इसके बारे में ना एक किताब लिखी गई है। उस किताब का जो विमोचन है ना वो किसने किया है? ये किताब बेसिकली कहाँ से प्रभावित, इसके जो संकलन है ना वो अभी भी ना इस प्रकार का योग कहाँ परफॉर्म किया जा रहा है? IIA में, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बोलते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑन आयुर्वेद। ये जो संस्थान है ना यहाँ पे आज भी ये आपका सूर्य नमस्कार परफॉर्म हो रहा है। वहाँ पे योग की ये प्रैक्टिस आज भी हो रही है और इन प्रैक्टिसों को साइंस रूप से मतलब जोड़कर दिखाना और प्रदर्शित करना और सिद्ध करने का प्रयास किया गया इस किताब में, जिसका नाम है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। ठीक है, इस किताब का विमोचन किसने किया है? ये महत्वपूर्ण नहीं, बस इतना याद रखना है कि साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नाम की एक बुक आई है जो ये सिद्ध कर रही है कि सूर्य नमस्कार के पीछे कोई विज्ञान है। तो इसका विमोचन किया डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई। अजीब सा नाम है, मैंने पहली बार ऐसा नाम सुना है, डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई। मतलब या तो इनके महेंद्र भाई एक भाई है, एक कालू भाई है। बड़ी गजब की मंत्री हैं, अपने भाइयों का नाम भी जोड़ लिया। मंजू पारा मतलब मुंज इनका नाम होगा, पारा इनके मतलब पापा का नाम होगा, महेंद्र इनके भाई का नाम होगा, कालू इनके। अच्छा सुनना है, मंत्री जी कहेंगे कि राहुल अवस्थी इनका नाम बिगाड़ रहे हैं। चलिए आई एम सॉरी मंत्री जी, मुझे माफ़ कर देना, ऐसे मजाक वाली बातें हैं। तो ये आयुष राज्य मंत्री हैं, आयुष मिनिस्ट्री है ना उसके राज्य मंत्री हैं। आयुष मिनिस्ट्री क्या करती है? योग वगैरह के बारे में बात करती है, आयुर्वेदिक और आयुर्विज्ञान के बारे में बात करेगी। तो उसके मिनिस्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई, एक ही नाम है। इन्होंने इस किताब का विमोचन किया जिसका नाम है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। चलिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं था, बस था, हो गया। अभी अटल ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ है। अटल ब्रिज का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में अटल ब्रिज का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? तो याद रखना है अहमदाबाद में हुआ है। साबरमती नदी अहमदाबाद से गुजरती है। साबरमती नदी कहाँ से गुजरती है? अहमदाबाद से। इस साबरमती जो नदी है ना इसके ऊपर ना एक पुल बनाया गया है जिसकी लंबाई लगभग 300 मीटर है। ये 300 मीटर लंबा पुल है ना, इसमें साइकिल और पैदल चलने वाले दोनों लोग जा सकेंगे। ये आज की साइंस का अनूठा उदाहरण है, बेहतरीन बनाया गया है। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया? मोदी जी ने। गुजरात में कुछ हो, मोदी जी ने करे। चलिए, तो 300 मीटर लंबा पुल है जिसमें पैदल जा सकते हैं लोग, साइकिल से जा सकते हैं। अहमदाबाद में हुआ है, साबरमती नदी पे बना है अटल ब्रिज, याद रखेंगे। अटल जी के मेमोरी में बनाया गया। अगला है वज्र प्रहार। इस प्रकार के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं, चाहे पीईटी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे कुछ भी हो, कि वज्र प्रहार एक्सरसाइज 2022 किस किस के बीच होती है? तो वज्र, अमेरिका को इंद्र ने वज्र मारा। तो वज्र हमारे यहाँ था, इंद्र भगवान का एक मतलब वो था, हनुमान जी को भी मार दिया था। तो अमेरिका और इंडिया के बीच में क्या होता है? वज्र प्रहार। ये हमेशा से होता रहा है। तो इंडियन आर्मी के बीच में होता है, इंडियन आर्मी और अमेरिकन आर्मी मिलकर क्या करते हैं? वज्र प्रहार एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। ये समय ना अभी इस बार की वज्र प्रहार एक्सरसाइज 2022 की कहाँ हुई? हिमाचल प्रदेश के बकलोए जगह में। हमेशा यही होती है, अगर इंडिया में होगी तो बकलोए में ही होगी, बकलोए जगह में, हिमाचल प्रदेश में। याद करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कर सकता है? वो मैचिंग करा सकता है कि बकलोए में जहाँ पर आपका वज्र प्रहार एक्सरसाइज 2022 हुई, कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। अगला है, ये आर्मी एक्सरसाइज है, इतना याद रखेंगे। ये 13वीं थी,
13th मतलब वज्र प्रहार थी। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चैंपियन से मिलिए, चैंपियन से मिलिए, टू मीट चैंपियंस, टू मीट चैंपियंस एक मतलब एक पहल है, एक इनिशिएटिव चलाया गया, टू मीट चैंपियंस एक इनिशिएटिव चलाया गया आज के दिन। किसके द्वारा? युवा मंत्रालय, युवा कल्याण और खेल मंत्रालय के द्वारा। खेल मंत्रालय मतलब जो आपका यूथ मिनिस्ट्री है और जो आपका स्पोर्ट मिनिस्ट्री है ना, हाँ ये दोनों एक ही मंत्रालय हैं। तो इन्होंने क्या इस बार क्या चलाया है, इस बार की जो आपका खेल दिवस है ना, राष्ट्रीय मतलब आपका स्पोर्ट डे है आज, तो इसके अवसर पर क्या बनाया है कि आइए चैंपियन से मिलिए, ऐसी पहल चलाई गई है। ये पहल 26 स्कूलों में चलाई जाएगी, 26 स्कूलों में। क्वेश्चन नहीं बनेगा कि चैंपियन से मिलिए इनिशिएटिव जो कि अभी हाल ही में रिसेंटली लॉन्च हुआ, कितने स्कूलों में हुआ? तो नंबर दिए होंगे 20, 25, 26, 27, तो 26 आंसर होगा। ठीक है, ये खेल मंत्रालय द्वारा चलाया गया, ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगला आगे ध्यान रखेंगे नॉमन न्यूज, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मिलेट जिसे बाजरा कहते हैं, मिलेट कॉन्क्लेव 2022 अभी हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो रायचूर जगह है कर्नाटका में, कर्नाटका में रायचूर जगह है, रायचूर जगह में क्या हुआ है ये मिलेट कॉन्क्लेव हुआ है। मिलेट कॉन्क्लेव रायचूर जगह में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कर्नाटका का रायचूर शहर है, वहाँ पे हुआ है। याद रखेंगे इसको नाबार्ड ने कंडक्ट करा है। नाबार्ड, नाबार्ड को क्या बोलते हैं? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखेंगे नाबार्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर स्टेट टू स्टेट होता है। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो बम्बई में है, मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। नाबार्ड बैंक, नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी। याद रखेंगे कब हुई थी? 1982 में हुई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाबार्ड जिसे क्या, जिसका अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में यूपीपीसीएस में ही पूछा गया था कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक क्या करती है? जो रूरल रीजनल बैंक है ना, जिन्हें आरआरबी बोलते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करती है। यूपीएससी ने एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था, क्या आया है डायरेक्ट जो लोग हैं ना, जो जिनको लोन चाहिए उनको देती है? तो नहीं, याद रखेंगे ये बैंकों को पैसा देती है, ये लोगों को डायरेक्ट पैसा नहीं देती है। आपको पैसा चाहिए तो आप नाबार्ड चले जाएंगे तो नहीं देगी, ये बैंकों को पैसा देगी। याद रखेंगे, इतना महत्वपूर्ण है। इसके जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, 1982 में बनी थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखेंगे। इस बैंक के जो चेयरपर्सन है इस समय वो कौन है? इनका नाम अजीब सा है, गोविंदा रुजुला चिंताला, गोविंद रुजुला चिंताला, अजीब सा नाम है, GR चिंताला। कभी वनडे एग्जाम में पूछा जाए या जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको मतलब बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। रुजुला, गोविंदा रुजुला चिंताला, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण था। आपको एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो याद रखने वाली बात है, मिलेट जिसे बाजरा कहते हैं, मिलेट की एक विशेषता होती है, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाले होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व इन्वॉल्व होते हैं, मिलेट को खाना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी बात है, ये ड्राई और सेमी ड्राई रीजन में उग जाते हैं, मतलब इनके लिए ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पानी कम भी है ना वहाँ पर भी उगाए जा सकते हैं। 2023 को जो आने वाला साल है ना, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑन मिलेट्स मतलब के तौर पे मनाया जाएगा, मतलब मिलेट्स के वर्ष के तौर पे मनाया जाएगा कि इस वर्ष हम क्या करेंगे, मिलेट्स को या बाजरे को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। ये था हमारा अभी तक का आज का करंट अफेयर्स। आप जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका ध्यान रखिए, अपना खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू।